नमस्कार। कहानी सुनी अनसुनी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लग रही हैं तो इन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ रवींद्रनाथ टैगोर की आत्मकथा जीवन स्मृति का 40वां भाग। आज के कथा चित्र का नाम है बंकिम चंद्र। इन्हीं दिनों बंकिम बाबू से मेरी पहचान की शुरुआत हुई। पहल उनके दर्शन को काफी दिन बीत चुके थे। तब कलकत्ता विश्वविद्यालय के पुराने छात्रों ने मिलकर एक सालाना बैठक की शुरुआत सन 1876 में की थी। श्री चंद्रनाथ बसु महाशय उसके मुख्य कर्ता धर्ता थे। शायद उन्होंने ये उम्मीद की थी कि आगे जाकर मैं भी कभी उस बैठक में अपनी जगह ले सकूंगा, और इसी भरोसे उन्होंने मुझे उस बैठक में एक कविता पढ़ने का भार दिया था। तब वे युवा थे। मुझे याद है, इस बैठक में वो खुद किसी एक जर्मन सूरमा कवि की युद्ध कविता का अंग्रेजी अनुवाद पढ़ना चाहते थे, और उसकी तैयारी के तौर पर उन्होंने हमारे घर पर बड़े जोश के साथ उसको बार बार दोहराया तिहराया था। सूरमा कवि की बाईं बगल की प्रिय साथी तलवार के प्रति उनका प्रेम भरा गीत चंद्रनाथ बाबू को बहुत पसंद था, और उसकी वजह पाठक ये न समझें कि ये उनकी युवावस्था का दोष था। असल में वो जमाना ही कुछ और था। उस बैठक में घूमते फिरते तरह तरह के लोगों के बीच मैंने अचानक एक ऐसे आदमी को देखा जो सबसे निराले थे और जिन्हें सभी में शामिल ही नहीं किया जा सकता था। उस गोरे लंबे चौड़े आदमी के चेहरे पर एक ऐसा चमकता हुआ तेज देखा था कि उसका परिचय जानने की अपनी चाह को मैं रोक ही नहीं सका। उस दिन के इतने आदमियों में मैंने केवल एक ही सवाल किया था कि ये कौन है। जवाब में ये सुना कि ये ही बंकिम बाबू हैं, तो मेरे अंदर एक तरह का विस्मय सा पैदा हुआ। अब तक रचनाएं पढ़कर जिन्हें महान समझता था, उनके चेहरे पर भी विद्वता की ऐसी साफ झलक है, इस बात ने उस दिन मुझ पर बहुत असर डाला था। उनकी तलवार नुमा नाक पर, उनके दबे हुए होठों पर, उनकी तेज नजर में जबरदस्त ताकत की झलक थी। छाती पर दोनों हाथ बांधे जैसे वे सबसे अलग होकर चल रहे हों। भीड़ में और किसी के साथ भिड़ने का भाव जैसे उनमें कभी था ही नहीं, और इसी बात ने सबसे ज्यादा मुझे खींचा था। उनमें केवल बुद्धिमान चिंतनशील लेखक का ही भाव हो, ऐसी बात नहीं। ऐसा लगता था कि उनके माथे पर जैसे कोई राज तिलक लगा रहा हो जो इन आँखों से देखा नहीं जा सकता था। यहाँ एक छोटी सी घटना घट गई और उसकी तस्वीर अब तक मेरे मन में खिंची हुई है। एक कमरे में कोई संस्कृत के पंडित अपने देश पर अपनी कुछ संस्कृत की कविताएं और बंगला में उसकी व्याख्या देकर सुना रहे थे। बंकिम बाबू कमरे में घुसे और एक किनारे पर खड़े हो गए। पंडित जी की कविता में एक जगह फूहड़ तो नहीं किंतु एक ओछी उपमा थी। पंडित जी ने ज्यों ही उसका खुलासा करना शुरू किया, त्यों ही बंकिम बाबू मुंह पे हाथ रखकर कमरे से भाग गए। दरवाजे से उस दिन का उनका वो भाग जाना आज भी मेरी आंखों के सामने है। इसके बाद बहुत बार उन्हें देखने की इच्छा हुई, लेकिन कोई मौका हाथ नहीं आया। एक दिन जब वे हावड़ा में डिप्यूटी मजिस्ट्रेट थे, तब सन 1881 में अचानक मैं उनके घर जा पहुंचा। भेंट हुई, भरसक बातचीत करने की कोशिश भी की, लेकिन वापस आते हुए मन में मैं एक तरह की झिझक सी लेता आया। मतलब ये महसूस करके कि मैं बिल्कुल ही नया हूँ, सोचने लगा कि इस तरह बिना जान पहचान के, बिना बुलाए उनके घर जाकर मैंने अच्छा नहीं किया। उसके बाद उम्र में जब मैं कुछ बड़ा हुआ और उस समय के लेखकों में मुझे सबसे छोटों में जगह मिली, लेकिन ये तय नहीं हो पाया था कि वो जगह कहाँ और कैसी है, तब देखा गया कि धीरे धीरे मुझे जो कुछ थोड़ा सा नाम मिला था, उसमें भी काफी कुछ दुविधा और उपेक्षा मिली हुई है। उस जमाने में कवि लेखकों के एक एक अंग्रेजी नाम भी थे। कोई थे बंगाल के बायरन, तो कोई एमरसन,
और कोई कुछ थे तो कोई कुछ। मुझे उस समय किसी किसी ने शेली कहना शुरू कर दिया था, जो कि शेली के लिए अपमानजनक और मेरे लिए उपहासजनक था। तब मैं कल भाषा का कवि कहलाता था। तब शिक्षा भी नहीं थी, जिंदगी का तजुर्बा भी कम था। इसीलिए गद्य पद्य जो कुछ मैं लिखता था, उसमें चीज जितनी होती थी, भावुकता होती उससे कहीं ज्यादा। लिहाजा उसे अच्छा भले ही कह दिया जाए, लेकिन जोर देकर उसकी तारीफ नहीं की जा सकती थी। तब मेरे पहनावे ओढ़ावे और बर्ताव में भी अधूरेपन की झलक काफी थी। बाल थे बड़े बड़े, रंग ढंग से कवित्व की एक हल्के ढंग की शौकीनी जाहिर होती थी। बहुत निराला सा हो गया था, मतलब सहज इंसान की चाल चलन में आकर के सबके साथ खप नहीं पाया था। तभी अक्षय चंद्र सरकार ने नवजीवन मासिक पत्र निकाला और उसमें मेरी रचनाएं संवत 1941 में छपने लगीं। बंकिम बाबू तब बंग दर्शन का अध्याय खत्म करके धर्म चर्चा में लगे हुए थे। उनका प्रचार पत्र निकल रहा था। प्रचार में मेरा एक गीत मथुरा में और किसी वैष्णव कवि के पद के आधार पर लिखा गया एक गद्य गीत छपा था। इसी समय या इसके कुछ दिन पहले से मैंने बंकिम बाबू के पास फिर एक बार आना जाना शुरू किया था। तब वो भवानी चरण दत्त स्ट्रीट में रहते थे। बंकिम बाबू के पास मैं जाता जरूर था, लेकिन उनसे ज्यादा कुछ बातचीत नहीं होती थी। मेरी तब सुनने की उम्र थी, बोलने की नहीं। जी तो चाहता था कि बात जमाऊं, लेकिन झिझक के मारे मुझसे बात नहीं निकलती थी। किसी किसी दिन देखता कि उनके बड़े भाई संजीव बाबू तकिए के सहारे लेटे हुए हैं। उन्हें देखकर मैं बड़ा खुश होता। गपशप जमाने में वे चतुर थे। गपशप करने में खुद उन्हें भी मजा आता और उनके मुंह से सुनने वालों को भी आनंद मिलता। जिन्होंने उनके लेख पढ़े हैं, उन्होंने जरूर गौर किया होगा कि वे लेख बात करने के भरपूर मजे के जोर पर ही लिखे गए हैं, यानी उनके छापे के अक्षरों में महफिल जमाई गई है। ऐसी खूबी बहुत कम लोगों में होती है। उस पर फिर उन मुंह की बातों को लेख में उसी तरह जमा देने की सामर्थ्य और भी कम लोगों में पाई जाती है। तभी कलकत्ता में पंडित शशिधर तर्क चूड़ामणि का आना हुआ। बंकिम बाबू के मुंह से ही मैंने पहले पहल इनके बारे में सुना था। मेरा ख्याल है पहले पहल बंकिम बाबू ने ही साधारण लोगों में उनके परिचय का प्रचार कर दिया था। उन दिनों हिंदू धर्म अचानक पश्चिमी विज्ञान को गवाह बनाकर अपनी कुलीनता को साबित करने की अजीब कोशिश करने लगा था, और वो कोशिश देखते देखते चारों ओर फैल भी गई थी। इसके पहले लंबे अरसे से थियोसॉफी ने ही हमारे देश में इस आंदोलन की भूमिका तैयार कर रखी थी। असल में बंकिम बाबू इसमें पूरा साथ दे चुके हों, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अपने प्रचार पत्र में वो जो धर्म की व्याख्या कर रहे थे, उस पर तर्क चूड़ामणि जी की छाया नहीं पड़ी थी, क्योंकि ये बिल्कुल ही नामुमकिन था। मैं तब अपना घर का कोना छोड़ कुछ बाहर निकल रहा था। तब के इस आंदोलन के दौर में मेरे लेखों में इसकी चर्चा मौजूद है। ये रचनाएं तब व्यंग काव्य, कौतुक नाटक और संजीवनी पत्रिका में पत्र के रूप में निकली थीं। मैंने तब भावुकता का मायाजाल तोड़कर अखाड़े में आकर ताल ठोकना शुरू कर दिया था, और इस लड़ाई की गर्मा गर्मी में बंकिम बाबू के साथ भी मेरा कुछ विरोध पैदा हो गया था। तब की भारती और प्रचार में इसका इतिहास मौजूद है। उसका विस्तार से जिक्र करना यहाँ जरूरी नहीं है। इस विरोध के अंत पर बंकिम बाबू ने मुझे एक खत लिखा था। मेरी बदकिस्मती से वो खो गया। अगर होता तो पाठक जान जाते कि बंकिम बाबू ने कैसे पूरे जोर के साथ उस विरोध के कांटे को उखाड़ फेंका था। दोस्तों, ये था जीवन स्मृति का 40वां भाग। अगली बार आपसे फिर मिलूंगी एक नए कथा चित्र के साथ। नमस्कार।